नेपाल वर्सेस आसम के बीच में जब 5 मैच की टी20 सीरीज स्टार्ट हुई थी तो नेपाल ए के कप्तान अनिल शाह ने बहुत क्लियरली कहा था कि ये जो सीरीज है ये हम सभी प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसाम एक अच्छा ऑपोजिशन है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम यहां से सीधा सीधा नेपाल में एंट्री मतलब सीनियर टीम में एंट्री करने का देख रहे हैं। और जितने प्लेयर्स हैं सबको पता है कि भाई उनका जो मेन फोकस है, जो मेन गोल है वो ये है कि आपको सीनियर टीम में एंटर करने की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए और वो जाकर के प्रूव करना है। तो एक बार नजर डालते हैं इस टूर्नामेंट के 5 मेजर आउटकम की तरफ जो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है, जो सिर्फ नेपाल ए के लिए नहीं बल्कि इंटायर नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत क्रूशल रहा। और उस 5 आउटकम में जो सबसे पहला आउटकम जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट रहा वो ये रहा कि यार नेपाल ने प्रूव कर दिया कि सिर्फ वर्बली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले चतुर बहादुर चंद ने यह बात कही थी कि हमारी सीनियर टीम के अलावा भी हमारे पास इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक और टीम खड़ी कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों से एनपीएल के टाइम पर यह बात कही थी कि जब 2-3 एनपीएल हो जाएगा देन यू विल योरसेल्फ सी कि हर डिपार्टमेंट में प्लेयर खड़े होंगे और आप किसी भी प्लेयर को रिप्लेस करने की बात कर सकते हो। अभी अगर कोई आपसे कहे कि यार कुशल बुटेल को कौन रिप्लेस करेगा तो शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। और इसलिए नहीं कि कुशल बुटेल अच्छे हैं या बुरे बल्कि इसलिए कि ऑप्शंस और क्या क्या अवेलेबल हैं। लेकिन 2-3 सीजन और होने तो उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं यार कुशल बुटेल हो चाहे तो दीपेंद्र सिंह आयरी हो सबका रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। इतनी ज्यादा स्किल अभी नेपाल के पास है और उसकी हमें एक छोटी सी झलक इस टूर्नामेंट में दिख गई कि भाई जो बेंच स्ट्रेंथ है ना हर डिपार्टमेंट पर वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे आप ओपनिंग की बात करो, चाहे आप मिडिल ऑर्डर की बात करो, चाहे आप बॉलर्स की बात करो, चाहे आप फिनिशर की बात करो और या फिर इवेंचुअली फास्ट बॉलिंग जहां पर काफी ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं कि यार नेपाल की बॉलिंग अच्छी है, नेपाल की फील्डिंग अच्छी है, नेपाल कहीं पर स्ट्रगल करता है तो डेथ बॉलिंग में स्ट्रगल करता है और काफी बार फास्ट बॉलिंग में या फिर शुरू के पावर प्लेज में स्ट्रगल करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में आई नो कि जब मैं बॉलिंग की बात करूंगा खास करके फास्ट बॉलिंग की तो आप बोलोगे कि यार फास्ट बॉलर उतने इफेक्टिव नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आकाश चंद ने रन्स काफी ज्यादा लीक किए हैं लेकिन भाई हाईएस्ट विकेट टेकर भी वही रहा है। सो यस आई नो कि टी20 में रन लीक करना एक थोड़ी सी मतलब मजबूरी हो जाती है काफी सारे प्लेयर्स की बिकॉज उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते यार। आप देखो विकेट निकालने के लिए कभी कभी रन लीक करने पड़ते हैं बट नो आई एम नॉट सेइंग कि आकाश चंद को टीम में ले आओ। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपने ये बताया कि आपके पास स्ट्रेंथ है, आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, मजबूत है और हर डिपार्टमेंट में अच्छी है। चाहे आप टॉप ऑर्डर की बात करो, चाहे आप फिनिशर की बात कर लो, फिनिशर में आप देख लो संदीप जोरा की बात कर लो, मिडिल ऑर्डर्स में या फिर स्पिनर्स तो वी ऑल नो कि भाई मतलब कोई सवाल ही नहीं है वहां पर। हर जगह पर नेपाल चाहे वो डोमेस्टिक मैच खेल रहा हो, चाहे नेपाल सीनियर टीम खेल रही हो, चाहे ए टीम खेल रही हो, स्पिनर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो नेपाल को एकदम होल्ड करके रखता है। सो मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट यही है कि यार बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है एंड आई रिक्वेस्ट कैन कि जितना आपका अटेंशन इस टाइम पर नेपाल की टीम पर है उतना ही अटेंशन आपका ए टीम पर भी होने चाहिए। जो कैलेंडर में आप ए टीम के मैचेस वहां पर बताते हो क्या ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो एक्चुअली में हो और फिर जो स्पेस रहता है कि भाई 2 महीने का 3 महीने का स्पेस है उसमें आप और कुछ मैचेस डाल सको सो दैट ये ए मैच के जो प्लेयर्स हैं, ए टीम के जो प्लेयर्स हैं वो खाली ना बैठे रहें। ठीक है जैसे अभी मैच खत्म हुआ है आप 10 दिन का ब्रेक दो इनको बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी को चाहिए, 10-15 दिन का ब्रेक होगा फिर उसके बाद आप किसी और टूर्नामेंट में किसी और मैच में अगर कुछ नहीं है तो अंदर ही कहीं पर नेपाल के ही अंदर नेपाल के ही प्लेयर्स के बीच में आपस में आप इंटर टीम वाले मैचेस करा दो सो दैट प्लेयर्स जो है वो बहुत लंबे रेस्ट पर ना जाएं और रेगुलर उनकी बॉडी जो है एक्टिव रहे बिकॉज ये सारे प्लेयर काफी क्रूशल है। सो यस द बेंच स्ट्रेंथ नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड वेरी वेरी वेल। अगर आपने यहां पर ध्यान दिया देन आई एम टेलिंग यू आने वाले टाइम में यही वाली टीम जो ए टीम है ये इंटायर नेपाल टीम को अनदर लेवल पर लेकर चली जाएगी। सो दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज हाइप ऑफ आदिल आलम। भाई देखो मैच से पहले टूर्नामेंट से पहले आदिल आलम को लेकर के बहुत हाइप बनी थी और आप लोगों ने मुझसे लगातार पूछा था और मैंने ये बात आपसे कही थी कि यार आदिल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा बिकॉज मैंने देखा नहीं है खेलते हुए। जब आदिल खेलते थे उस टाइम पर मैंने नेपाल को उतना फॉलो नहीं किया और जब से मैं फॉलो कर रहा हूं तब से आदिल उतना खेल नहीं रहे सो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता। और इंडिया में आकर के जो उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेली उसको लेकर के हम जज नहीं कर सकते लेकिन आदिल ने सबको प्रूव कर दिया कि भाई जो हाइप बनी थी वो वर्थ इट थी। वो वर्थ इट इसलिए थी क्योंकि हर मैच में आकर के उन्होंने परफॉर्म किया। ऐसा नहीं हुआ कि एक मैच में आदिल आए रन्स किए चले गए, नहीं आदिल का रोल एक तो बहुत फिक्स हो गया है कि भैया आदिल को आना ही लास्ट के 5 ओवर में। आदिल आएंगे 5 ओवर में 30 बॉल होती है तो उस 30 बॉल में से अगर 15 बॉल भी आदिल खेल लेते हैं या 20 बॉल भी आदिल खेल लेते हैं तो फिर सारी कहानी बदल जाएगी बिकॉज वो टीम जो 160 के आसपास में लग रही है अगर 20 बॉल आदिल ने खेल ली तो वो 160 से 190 पहुंच सकती है, 200 तक पहुंच सकती है। ये आदिल की कैपेबिलिटी है और ये फिनिशर हर टीम को चाहिए होता है।
है। सो जो हाइप बनी थी आदिल की, उस हाइप को उन्होंने प्रूव किया, और तो और हर मैच में आकर के 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इनफैक्ट कुछ किसी में तो उन्होंने 200 सवा 200 स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। सो ये प्रूव करता है कि भाई एक प्रॉपर फिनिशर और एक अच्छा हार्ड हिटिंग फिनिशर, मतलब आप इस टाइम पर दीपेंद्र आयरी की बात करते हो, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आदिल, हालांकि एक टूर्नामेंट हुआ है, हम बहुत खुश नहीं होंगे बिकॉज अच्छा दिन चल रहा है, अच्छे मैचेस चल रहे हैं, पहली बॉल आई उन्होंने उस पर विकेट ले ली थी, बैट से जब आए रन किए, लेकिन इफ ही कंटिन्यूज लाइक दिस देन आई एम टेलिंग यू, आयरी को टक्कर देने की कैपेबिलिटी इनके अंदर है। सो अब देखना बस ये होगा कि यहां से आगे क्या कुछ रहता है, और कैन इनको लेकर के क्या सोचता है, क्या इनको और थोड़ा टाइम लेना चाहता है कि नहीं यार अभी हम इनको वेस्ट इंडीज सीरीज में नहीं भेजेंगे, अभी हम इनको और चेक करेंगे। ठीक है, आप और चेक करोगे, हो सकता है आप सोचो कि नहीं यार हम इनको एनपीएल के बाद कुछ फाइनल करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है ना कि आपने देख लिया, जो हम सुन रहे थे बातों में वो आपके सामने आ गया, तो आप एटलीस्ट इस चीज से श्योर हो कि यार ये हमें फ्यूचर में हेल्प तो कर सकता है। और मैं बार बार कहूंगा कि बॉलिंग पर उतना फोकस इस टाइम पर ना होकर बैटिंग पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज बॉलर्स बहुत है नेपाल के पास। अच्छी बात है कि ये बॉलिंग कर लेते हैं, कायरन पोलार्ड भी बॉलिंग कर लेते हैं, और आपको ड्रेरस भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन आप उनकी बैटिंग के बारे में बात करते हो, उनकी जो पावर एबिलिटी उनके बारे में बात करते हो, ना कि आप ऐसा करना कि इरफान पठान की तरह उनको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में आप उनका पूरा करियर खराब कर देना। इरफान पठान का क्या हुआ था भाई, अच्छा बॉलर था, आपने जबरदस्ती उसको ऑलराउंडर बनाने के इसमें काफी बार ऊपर भेजा, नीचे गया, ऊपर गया, हालांकि वो अच्छा बैट्समैन भी था, उसने 3 नंबर पर आकर के रन किए, लेकिन वो इतना ज्यादा मिक्स हो गया ना पूरी चीज में कि फिर वो खत्म हो गया पूरी तरह से, और फिर इंजर्ड हुआ, इंजरी के बाद वापस आया, फिर कुछ हुआ ही नहीं। सो कोशिश ये करें कि जो स्ट्रेंथ है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, और जो एक और एडिशनल स्किल है कि बॉलिंग भी कर लेता है, आप उसको भी लगातार शाइन करते रहे साथ साथ, जैसे हमने पोलार्ड को देखा है, जैसे हमने ब्रावो को देखा है, जैसे हमने एंड्रू रसल को देखा है। इस तरह से नेपाल का अपना एंड्रू रसल तैयार हो सकता है अगर उस पर अच्छे से फोकस किया जाए। सो कैन शुड गिव हिम मोर एंड मोर चांसेस। अगर आप आने वाले टाइम में इसका फायदा उठाना है आपको कि भाई एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इसका फायदा उठाते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, फायदा उठाना नेगेटिव नहीं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, कि इसको यूटिलाइज करते हैं सो दैट टीम का इवेंचुअली फायदा हो, तो आपके पास बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया है। लेट्स होप कि इसको अच्छे से टीम यूज करे और रिजल्ट को चेंज करे। तीसरा नाम है संदीप जोरा। संदीप जोरा मेरे हिसाब से उनकी कंसिस्टेंसी जो रही है वो उनको आउटस्टैंड करती है पूरे नेपाल प्लेयर से, बिकॉज नेपाल प्लेयर को लेकर के अक्सर हमने एक बात की है कि यार सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि कंसिस्टेंट नहीं रहा कोई प्लेयर। कोई प्लेयर आता है, रन करता है, फिर उसका 2-3 मैच के बाद, 4 मैच के बाद वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, फिर उसके बाद 5-10 मैच आउट ऑफ फॉर्म रहता है, फिर वापस आता है, फिर रन करता है। कोई ऐसा प्लेयर शायद ही रहा हो जो पूरे पूरे साल कंसिस्टेंट रहा हो। हालांकि अभी संदीप ने एक ही टूर्नामेंट खेला है, लेकिन जिस तरह से खेला है, इफ ही कंटिन्यूज दिस वे, तो यस इस टाइम पर नेपाल के फैन संदीप जोरा को लेकर के कॉन्फिडेंट इसलिए है, पॉजिटिव इसलिए है, बिकॉज बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर रहा है, बहुत प्रॉमिसिंग मिडिल ऑर्डर का प्लेयर रहा है, और बहुत कंसिस्टेंट रहा है। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर 186 रन इन्होंने इस टूर्नामेंट में बनाए, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी बैटर्स के द्वारा। इनको बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिला इसमें, इस टूर्नामेंट में। सो दिस प्रीटी मच प्रूव्स के, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी हुआ, फाइनल में मैन ऑफ द मैच होते हो आप, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हो, बेस्ट बैटर बनते हो। सो दिस प्रीटी मच शोज कि यार ये जो कंसिस्टेंसी वाली चीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और अगर आपके मिडिल ऑर्डर का कोई प्लेयर कंसिस्टेंट रहता है तो टीम का तो रिजल्ट कितना बदल जाता है। अगर सोचो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं रहता है तो रिजल्ट नहीं आता आपके पास, किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर का प्लेयर कंसिस्टेंट रहता है तो पूरी कहानी बदल जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनको गेयर शिफ्ट करना आता है कि भाई कहां पर एंकर वाली इनिंग खेलनी है, कहां पर स्ट्राइकर वाली इनिंग खेलनी, पावर हिटिंग करनी है। आप सोचो पिछले मैच में भी स्टार्ट स्लो किया, जरूरत पड़ी तेज खेल लिया, सिक्सर्स भी मारता है, फोर्स भी मारता है, शॉट्स भी इसके पास हैं, और जरूरत पड़ने पर अगर विकेट गिरी है थोड़ा धीरे भी खेल सकता है। ये सबसे अच्छी बात होती है एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर की। सो संदीप जोरा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट, जिसको हम आगे देखना चाहेंगे। फोर्थ में अगर आप बात करोगे तो आई नो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बट मेरे दिमाग में 2 नाम है, एक है विवेक, दूसरे बशीर। विवेक ने प्रूव किया है कि यार एक तो बहुत क्रूशल ऑलराउंडर हैं, जो जिस टाइम पर उनके हाथ में अगर बॉल रही तो बॉल से कहानी बदल सकते हैं, बैट रहा तो बैट से कहानी बदल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आदिल और विवेक में फर्क ये है कि आदिल जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग ज्यादा डोमिनेंट है, बैटिंग उनकी मेन है, बॉलिंग आप उनके साथ साथ लेकर चलते हो। विवेक का क्या है, वो दोनों है, हाथ में बॉल दोगे विकेट लेने की, क्रूशल विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, रन्स पड़ रहे हैं रन्स को स्लो डाउन कर सकते हैं बिकॉज स्पीड का वेरिएशन उनके पास है, और अगर हाथ में बैट है तो रन्स भी उतने ही स्कोर कर सकते हैं। सो दोनों तरफ से आपको काफी हाँ, आपको विवेक बैटिंग करके आदिल नहीं बन जाएंगे कि एकदम पावर हिटिंग नहीं देंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से बेहतरीन बल्लेबाजी करके सिक्सेस फोर्स और सब कुछ करके दे सकते हैं। विकेट लेने के लिए हाथ में बॉल आएगी तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर बन जाएंगे, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा गेंदबाज बन के देगा। सो दोनों का बहुत अच्छा मिक्सचर विवेक के पास है, और आई एम
श्योर कि कैन को अपनी नजर इन पर रखनी चाहिए। आगे आने वाले टाइम में जब एनपीएल होगा और टूर्नामेंट्स होंगे तो इन पर खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि कब आप इनको यूज करोगे ये कॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कैप्टन का भी और कोच का भी, कि भाई एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके लिए आपको अपनी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। दोनों ही बशीर और विवेक जो हैं वो एसेट है इस टीम के लिए। इन पर अगर आपकी नजर अच्छे से रही देन आई एम टेलिंग यू कि ये जो फिलहाल जो करंट टीम है ना, इसमें आपको जहां जहां पर कमी लगेगी ना, आप बड़े आराम से इन लोगों को फिट कर सकते हो, चाहे चौथे नंबर पर, चाहे पांचवें नंबर पर, चाहे छठे नंबर पर, बहुत आराम से आप इन दोनों में से किसी को भी फिट कर सकते हो। फिफ्थ जो है वो हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत क्रूशल ना रहा हो, लेकिन आई थिंक फिफ्थ में मैं नाम लूंगा युवराज खत्री का। हालांकि उन्होंने बहुत सारे मैचेस नहीं खेले और ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बवाल कर दिया, लेकिन जहां पर खेला ही प्लेड वेरी वेल, जहां पर खेला ही। अब यार एक 17 साल का लड़का है जो एक अच्छी टीम के साथ खेल रहा है। अच्छी टीम आप देखो, चाहे आप नेपाल ए की बात करो या आसाम की बात करो, उनके हिसाब से दोनों टीम ऊपर लेवल की थी। उनके सामने आकर के कंधे से कंधा मिलाकर परफॉर्म करना, कहीं पर ऐसा ना लगना कि यार ये 17 साल का खिलाड़ी है, उसके हाथ से जब बॉल निकले तो ऐसा लगे ही नहीं कि कोई यंग प्लेयर के हाथ से बॉल आ रही, लगे कोई एक्सपीरियंस प्लेयर के हाथ से बॉल आ रही है। और अपना मार्क वहां पर लगाना, प्रूव करना कि भाई फॉरेन कंडीशन में जाकर के भी अच्छी गेंदबाजी हो सकती है, और पहले ही फॉरेन कंडीशन में जाकर के टूर्नामेंट जीत करके आना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आप सोचो कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से उस टाइम पर भर गए होंगे, और ये कॉन्फिडेंस उनको एनपीएल में बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर एनपीएल में आपने इस बार उनको और कुछ बेहतर करते हुए देख लिया तो हो सकता है बहुत जल्दी आप उनको और चढ़ते हुए देखोगे। एंड आई नो कि नेपाल में स्पिनर्स को लेकर बहुत कंपटीशन है, लेकिन उस बहुत कंपटीशन में भी अगर इस तरह का प्लेयर निकल कर आता है देन यार ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि यहां से कहानी जो है वो बहुत अच्छी तरफ निकलेगी। अब नेपाल के लिए ना अगर कुछ चीज बची है तो बस ये कि आपके जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए, करंट परफॉर्मेंस में, पीछे की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, करंट परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि लीग्स उनको कॉल करे। जैसे SA20 में अभी आयरी हैं, अब देखते हैं भाई उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, कोई टीम उनको बुलाती है नहीं बुलाती है। आयरी को इससे पहले भी राजस्थान रॉयल्स ने बुलाया था ट्रायल के लिए, लेकिन उस टाइम पर वो इंजर्ड थे, नहीं जा पाया। आपने मॉन्टी देसाई का वो इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बताया था कि यार आयरी को बुलाया गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा, लेकिन वहां नहीं जा पाए थे बिकॉज उनका एंकल इंजरी थी। सो लेट्स होप कि वो फिट एंड फाइन रहे, वो वहां सोल्ड आउट हो SA20 में, और फिर उसके बाद जाकर के उनको खेलने का मौका मिले। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि अभी करंट फॉर्म प्लेयर्स की ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले 1-2 साल में किसी भी लीग में वो साइन हो जाएं। और सिर्फ आयरी की बात नहीं है, कोई भी प्लेयर, चाहे वो कुशल बुटेल हो, चाहे वो विवेक हो, चाहे वो आदिल हो, आदिल अगर इस तरह से खेलते रहेंगे देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप उनको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखो, या फिर वो युवराज खत्री हो। इट इज पॉसिबल कि इनमें से कोई भी प्लेयर हो। किस टाइम पर लीग्स में स्पिनर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है और पावर हिटर्स की हमेशा से बढ़ी हुई है, और ऑलराउंडर वाले पावर हिटर की तो हम सबको पता है कि डिमांड्स बढ़ी हुई। सो लेट्स जस्ट सी कि इनमें से कौन से प्लेयर कहां तक पहुंचते हैं। लेकिन दीज वर द मेजर 5 आउटकम्स फॉर मी फ्रॉम दिस नेपाल ए वर्सेस आसाम सीरीज। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से और कुछ जो मैंने मिस कर दिया हो, जो आउटकम की तरह रहेगा, जो आप सीनियर टीम में जिसको आप जाते हुए देख सकते हो, या फिर व्हाटएवर इज योर आउटकम फ्रॉम दिस सीरीज, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।